जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8 का 7 चैप्टर किशोर अवस्था की ओर। बच्चों, इससे पिछले चैप्टर में हमने जंतुओं में जनन के बारे में सारा का सारा चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भैया किशोर अवस्था जब आती है, यानी कि किशोर अवस्था की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं करीबन करीबन आपके 11 से लेकर 18 साल के बीच के एज ग्रुप की। ठीक है, तो इनको टीनेजर्स भी बोला जाता है। तो इस ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो उनके शारीरिक व मानसिक परिवर्तन में क्या क्या होता है उस चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। देखिए बच्चों, क्या होता है, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, ये जो जनन वाली जो प्रक्रिया है ना, ये क्या होती है, एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर पाते हैं सभी जीव जंतु। ठीक है, इंसान ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतु दुनिया के एक एक उनकी परमानेंट एक फिक्स आयु होती है, उसके बाद ही वो जनन कर पाते हैं। तो इसी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि भैया क्या क्या परिवर्तन होते हैं शरीर में, कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों के बारे में हम जानेंगे। हम हार्मोन्स के बारे में जानेंगे कि भैया कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो शरीर में वृद्धि करवाते हैं या परिवर्तन लाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें किशोर अवस्था एवं यौवनारंभ, यौवन यानी कि जवानी। ठीक है, तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो बेटे क्या होता है, 10 या 11 साल की उम्र से ही शुरू होता है। ठीक है, तो ये उम्र ऐसी होती है बेटे कि बच्चे की जो वृद्धि होती है ना, वो अचानक से एकाएक बढ़ती रहती है, यानी कि तीव्रता आती है, बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है, बॉडी में ग्रोथ होने लग जाती है। और ये वृद्धि इतनी तेज होती है कि भैया साफ साफ दिखाई भी हमको देने लग जाती है। ठीक है, तो हमको क्या क्या होता है बेटे, कि भैया देखो, ज़्यादातर हमें क्या होगा कि वृद्धि में जीवन काल की वह अवधि जिसमें शरीर ऐसे परिवर्तन दिखाता है जिसके परिणाम स्वरूप जनन में परिपक्वता, यानी कि देखो जननांगों का तो विकास होगा ही होगा। ठीक है, ये सब किशोर अवस्था के अंदर ही होता है, इसलिए इसको किशोर अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, अब देखिए किशोर अवस्था 11 से लेके बेटे 18 या 19 वर्ष तक आयु तक रहेगी। इस अवधि में अंग्रेजी में इन लोगों को, जिन इन एज ग्रुप को बोलते हैं टीन, बोलते हैं टीन यानी कि टीनेजर्स। ठीक है, जो कि आपका 18 से लेकर 19 ईयर्स तक रहेंगे। 13 ये है ना, टीन 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 लग रहा है ना, तो इसके लिए इनको टीन्स भी बोला जाता है। ठीक है, किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, लड़कियों में लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पहले ही शुरू हो जाती है बेटे। तभी बोला जाता है कि भाई लड़कियां प्री मिच्योर हो जाती हैं, यानी कि लड़कियां जल्दी से समझदार हो जाती हैं। ठीक है, किशोर अवस्था की अवधि में किशोर अवस्था की अवधि में व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। देखिए क्या होता है, हर किसी बॉडी पर भी डिपेंड करता है, हर किसी बच्चे पर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी में भाई 10 साल से शुरू हो जाए किशोर अवस्था, हो सकता है किसी में 12 साल से हो या किसी में 15 साल से हो। ठीक है, तो लक्षण बेटे कभी भी शुरू हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द बॉडी, और आपके जो बॉडी के जो ग्रोथ हार्मोन्स है उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि किसकी वृद्धि तेज होती है, किसकी वृद्धि धीरे होती है। ठीक है, आपने देखा होगा भाई किसी की मूछें दाढ़ी जल्दी आ जाती है या किसी की बाद में आती है, किसी की तो बहुत बाद में आती है। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं कि भाई हर किसी की बॉडी टाइप में जो ये अवस्थाएं होती है, ये जो परिवर्तन होते हैं, या तो धीरे भी हो सकते हैं, तेज भी हो सकते हैं, या फिर सामान्य रूप से भी चल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे कि बेटे क्या क्या। सबसे पहला तो परिवर्तन ये है कि भाई लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है, किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है, और जैसे ही ये जो जनन की परिपक्वता पूर्ण रूप से तय हो जाएगी, ठीक है, तब जो तुम्हारा यौवनारंभ होगा 18 से 20 साल के आसपास में, 18 साल से आसपास में यौवनारंभ तुम्हारा पूरा परिपक्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब परिवर्तन कौन कौन से हैं, पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहला जो दिखाई देने वाला परिवर्तन है वो है बेटे लंबाई में वृद्धि। ठीक है, यानी कि बच्चों की लंबाई बढ़ने लग जाती है, और ये जल्दी जल्दी बढ़ेगी। ठीक है, देखिए क्या होता है, लंबाई सबसे जल्दी एकाएक वृद्धि होने वाला, सबसे अधिक दृष्टिगोचर, ज्यादा देखा जाने वाला परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें हड्डियों की लंबाई बढ़नी शुरू होती है, हाथ एवं पैरों की लंबाई बढ़ती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है, लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। यहाँ पर आप रेशियो भी देख सकते हैं कि लड़की कितनी, मतलब उसमें 8 वर्ष की आयु में, ठीक है, ये पूरा का पूरा डायग्राम देख सकते हैं, रेशियो देख सकते हैं कि भाई 17 वर्ष की उम्र में 99% लड़कों में वृद्धि होती है, 100% इसमें होती है। 18 साल की उम्र तक देखेंगे तो बेटे दोनों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों की जो वृद्धि होती है पूर्ण रूप तक हो जाती है लंबाई में। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो बेटे लड़कियों की जो वृद्धि होती है ना, अब तुमने ये कहते हो सुना होगा कि भाई जो लड़कियां होती है ना, वो अपनी उम्र के लड़कों से बड़ी लगती है छोटी एज में। ठीक है, जैसे 8 साल की लड़की होगी तो लड़की बड़ी दिखेगी, लड़का छोटा दिखेगा। तो लड़कियों के अंदर जो हाइट होती है वो शुरुआत में तो जल्दी बढ़ती है, लेकिन बाद में स्लो हो जाती है। लड़कों में उल्टा होता है, लड़कों में पहले तो धीरे धीरे होगी, बाद में तेज हो जाती है। ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर देखें तो 18 साल की उम्र तक आते आते दोनों की लंबाई का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, इसके बाद बेटे लड़की, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक जल्दी से बढ़ती है। ठीक है, 18 वर्ष की आयु तक, लेकिन दोनों का विकास अधिकतम लंबाई जितनी बढ़नी होती है उतनी वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, लंबाई में वृद्धि की दर भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अलग अलग होती है। कुछ यौवनारंभ में जल्दी से बढ़ते हैं, यानी कि कुछ तो जवानी में जो जो
आपका 11 साल से वो वाला एज है ना, उसमें जल्दी 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 बढ़ेंगे और बाद में वो धीमे हो जाएंगे, या तो कुछ स्टार्टिंग में धीरे धीरे बढ़ेंगे, बाद में तेज तेज बढ़ने लग जाएंगे। आपने देखा होगा भाई कुछ बच्चे होते हैं 6ठी 7वीं क्लास में तो बहुत बोने बोने से दिखेंगे, लेकिन ऐसी 8वीं 10वीं 11वीं के अंदर आएंगे, ओ भाई बड़े बड़े हो जाएंगे, तो अचानक से भी हाइट बढ़ जाती है। ठीक है, अब क्या होता है बेटे, शरीर के सभी अंग समान दर से, अच्छा एक यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, पहली है ये, इसको दिक्कत हो रही है कि भैया लंबी हो गई है लेकिन इसका शरीर की तुलना में चेहरा छोटा है। अब क्या होता है बेटे, चेहरा छोटा या कोई अंग, किसी किसी को लगता है कि भाई मेरे हाथ की लंबाई कम बढ़ रही है, या तो अपर बॉडी बढ़ गई ज़्यादा, लोअर बॉडी कम रह गई, पैरों की लंबाई कम रह गई है, ये सब देखिए क्या होता है, ये सब स्टार्टिंग में होता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ पूरा जो शरीर है वो बैलेंस हो जाता है बाद में आके। ठीक है, शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते हैं, हाथ अथवा पैर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन शीघ्र ही जो दूसरे हिस्से भी होते हैं जो छोटे रह गए वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे नॉर्मल साइज में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, संतुलित हो जाते हैं अपने आप में वो बाद में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, जो लंबाई होती है बेटे, हम लंबाई की बात कर रहे हैं, तो लंबाई बेटे माता पिता के जीन से निर्भर करती है, यानी कि हमारी हाइट डिपेंड करती है कि हमारे माँ बाप कितने लंबे हैं। ठीक है, या फिर दादा दादी पे भी डिपेंड करती है थोड़ी बहुत, तो क्योंकि जेनेटिक्स होते हैं ना ये, तो उनके ऊपर हमारी हाइट डिपेंड करती है। ठीक है, अब कुछ लोग सोचते हैं भाई कि हम जिम जाएंगे तो हाइट रुक जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी जो हाइट है वो डिपेंड करेगी बेटे आपके जेनेटिक्स के ऊपर। ठीक है, आप इसका कोई देखिए बाकायदा अगर हम शारीरिक गतिविधि करते हैं तो उससे हार्मोन अच्छे रिलीज होते हैं, उससे हाइट जल्दी बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन बढ़ेगी उतनी ही जितनी आपके माँ बाप की हाइट होगी, यानी कि आपके जेनेटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होती है आपकी हाइट। ठीक है, अब देखिए इसके लिए एक और चीज़ है कि भैया संतुलित आहार लेना जरूरी है। संतुलित आहार हम जानते हैं, संतुलित आहार क्या होता है, जिसके अंदर हमने 6ठी क्लास में भी पढ़ रखा है कि भाई संतुलित आहार वो आहार होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन सारे के सारे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में, एक उपयुक्त मात्रा में हो, उसे हम संतुलित आहार बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे अस्थियों पेशियों शरीर के भागों को सही करने के लिए सहायता होता है। ठीक है, अच्छा होता है। ठीक है, अब दूसरा जो परिवर्तन है जो देखने लायक होता है वो होता है बेटे आकृति में परिवर्तन। ठीक है, ये दूसरे नंबर का परिवर्तन है। ठीक है, पहले में हमने देखा कि लंबाई बढ़ेगी जल्दी जल्दी, दूसरे में क्या होगा बेटे, शरीर की आकृति बदल जाएगी। ठीक है, लड़कियों में क्या होता है, कमर का निचला भाग बड़े होने लग जाता है। ठीक है, और लड़कों के कंधे चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, लड़कों के कंधे फैल जाते हैं ऊपर से। ठीक है, वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट गठी दिखाई देती है, यानी कि लड़कों की एक तो बॉडी टाइट हो जाती है। ठीक है, बॉडी थोड़ा मसल्स गेन हो जाती है थोड़ी। ठीक है, तो अतः किशोर अवस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में ये परिवर्तन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो परिवर्तन है बेटे वो है स्वर में परिवर्तन। अच्छा, लड़कों में आपने देखा होगा कि कंठ थोड़ा सा ना बाहर की तरफ निकल जाता है, उसको एड्सम एपल बोलते हैं, या फिर लड़कों की आवाज़ मोटी होने लग जाती है, लड़कियों की पतली होने लग जाती है। तो ये होता है, देखिए यौवनारंभ में स्वर यंत्र, यानी कि जो आपका स्वर यंत्र है, लैरिंग्स है, उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है। ठीक है, और लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने दिखाई देने लग जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये ऐसे। ठीक है, ये चौड़ा हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एड्सम एप्पल। क्या बोलते हैं बच्चों, एड्सम एप्पल, यानी कि कंठमणि बोलते हैं। ठीक है, लड़कियों में स्वर यंत्र छोटा हो जाता है। ठीक है, लड़की और बाहर से सामान्यतः नहीं दिखाई देता, एकदम प्लेन होता है लड़कियों का। ठीक है, लड़कियों के एकदम प्लेन होगा, एकदम ऐसा प्लेन सा होगा उनका। ठीक है, तो लड़कों को बाहर की तरफ हो जाता है। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या होता है, लड़कों का स्वर गहरा, यानी कि देखिए लड़कियों का उच्च तारत्व यानी कि हाई पिच वाली साउंड होती है लड़कियों की। एक बोले तो बेटे कान में चुभने वाली एकदम, है ना, पतली सी आवाज हो जाती है लड़कियों की। और लड़कों के साउंड जो हो जाती है गहरी मोटी गहरी हो जाती है, बेस वाली हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी तो बेटे अनियंत्रित हो जाती है। ठीक है, लड़कों में जैसे कि हो तक आवाज फटने या भर्राने लगती है, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, सब कुछ स्वर यंत्र आपका जो है वो सामान्य हो जाता है। ठीक है, अब एक और बेटे इसके अंदर हम देखेंगे, कितने हो गए हमारे टोटल, ये हो गए बेटे 3। ठीक है, तीसरे नंबर पर चौथी जो वृद्धि है वो ये है, चौथा जो लक्षण होता है भैया, इस टाइम पर स्वेद व तैल ग्रंथियों में क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी कि लोगों को इस एज ग्रुप में खासकर सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि भैया क्या फोड़े फुंसी निकलते भाई मुंह पे। ठीक है, कील मुंह से निकलते मुंह पे, तो भैया ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन इससे बेटे क्या होता है, ये निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि इस टाइम पर आपकी स्वेद और तेल ग्रंथि है, जो तेल निकालने वाली जो ग्रंथियां होती हैं वो ज़्यादा काम करना शुरू करती हैं। ठीक है, किशोर अवस्था में स्वेद और तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। ठीक है, इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां और मुहासे आदि हो जाते हैं। ठीक है, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि तो लाल ग्रंथि जैसे कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहिकाओं द्वारा स्रावित करती है। अंतस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर में प्रवाहित करती है, यानी कि डायरेक्टली जो ये क्या करती है, खून के अंदर रुधिर यानी कि खून के अंदर हार्मोन्स को छोड़ देती है, और उसके असर हमको दिखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है आपका, ये
5वें नंबर का जो वो है परिवर्तन, वो है बेटे जनन अंगों का विकास। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई क्या होता है इस टाइम पे, नर जनन अंग, वृषण, शिशन, ये सारे विकसित हो जाएंगे अच्छी तरीके से और शुक्राणुओं का निर्माण शुरू कर देंगे, यानी कि अपने शुक्राणु बनाना शुरू कर देंगे। लड़कियों में भी अंडाणु बनना शुरू हो जाएंगे बेटे, अंड परिपक्व होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है बेटे छठा परिवर्तन क्या है? छठा परिवर्तन है, 3 परिवर्तन है एक साथ ही, कि भैया मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता। सेंसिटिव हो जाएंगे बच्चे। बच्चे क्या हो जाएंगे बेटे? सेंसिटिव हो जाएंगे, उनको छोटी छोटी बातें बुरी लगने लग जाएंगी। ठीक है, या वो अपने आप को असहज महसूस करेंगे या फिर अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेंगे, ये सब होता है। ठीक है, तो सोचने का ढंग बदल जाएगा, पहली बात तो ये होता है भाई। ठीक है, अपने आप को स्वतंत्र और अपने प्रति अधिक सचेत हो जाएंगे, क्योंकि देखिए शरीर में परिवर्तन होते हैं, फैशन बोल लो या जो भी बोल लो, तो शारीरिक बदलाव जब ऐसे आते हैं तो किशोर अपनी बॉडी पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। ठीक है, बौद्धिक विकास भी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि बुद्धि का विकास सबसे ज़्यादा इसी टाइम पे होता है। सोचने और विचारने की क्षमता में सबसे ज़्यादा समय लेते हैं वो। ठीक है, मस्तिष्क की जो सीखने की क्षमता है बेटे इस उम्र में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा चीज़ें आप सीख पाते हो। ठीक है, किशोरों की शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन ये सब नॉर्मल बातें हैं, ये सभी के साथ बेटे होता है। देखिए अब मेन मुद्दे की बात है भैया, इस उम्र में जो भी बच्चा अपने आप को कंट्रोल कर पाया, ठीक है, वो अपनी बुद्धि का विकास बहुत ज़्यादा मात्रा में कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए, एक आगे क्या लिखा कि भैया गौण लैंगिक लक्षण, ये आपके जितने भी लक्षण थे वो सारे के सारे हमने कर लिए, तो टोटल आपके बेटे 6 परिवर्तन है जो सीधे सीधे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब गौण लैंगिक लक्षण वो ही लक्षण है, गौण लैंगिक लक्षण, यानी कि ऐसे लक्षण जो साफ साफ दृष्टिगोचर हो जाएंगे बॉडी के अंदर, इन्हीं को बोलेंगे हम भैया कि ये साफ साफ दिखाई देने वाले लक्षण है। ठीक है, जैसे कि क्या क्या हो रहा है बेटे, हमने देखा कि भैया वृषण एवं अंडाशय जनन अंग होते हैं, ये युग्मनज बनाने लग जाते हैं, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करने लगते हैं। इसके अलावा और क्या हो रहा है, युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लग जाएगा। ठीक है, लड़कों के चेहरे पर बाल आ जाएंगे, दाढ़ियाँ उग जाएंगी, दाढ़ी मूंछ आने लग जाएगी। ठीक है, 3 चीजें हो गई। ठीक है, और इनसे क्या हम पहचान कर पाएंगे कि भैया कौन लड़का है कौन लड़की है, इन्हीं को हम बोलते हैं गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, यानी कि जो साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लड़कों के सीने पर बाल आ जाएंगे। ठीक है, दोनों के बगल, जांग के ऊपरी भाग में या प्यूबिक क्षेत्र में, प्राइवेट पार्ट वगैरह के आसपास बाल आ जाएंगे। ठीक है, तो इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन कर रहा है? अब ये सारे जो परिवर्तन हमने पढ़े हैं, ये क्यों हो रहे हैं भाई, कैसे हो रहे हैं? कोई तो चीज़ है ना जिसके कारण हम देख पा रहे हैं कि शरीर में इतने बदलाव आ रहे हैं। बेटे ये बदलाव आते हैं कुछ हॉर्मोन्स की वजह से। किसकी वजह से आते हैं? हॉर्मोन्स की वजह से। तो इन्हीं हॉर्मोन्स के बारे में हमें जानना है। देखिए क्या होता है, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ होता है, केमिकल पदार्थ होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, एक हमारे शरीर के अंदर कई सारी ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती है बेटे? ग्लैंड्स। ठीक है, ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, ये तंत्र द्वारा स्रावित करती हैं कुछ हार्मोन्स को। जैसे कि वृषण जो थे हमारे, वो पौरुष हार्मोन यानी कि पुरुष हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। बेटे 2 नंबर का गारंटीड क्वेश्चन है, ये आ सकता है, गारंटी से बोल रहा हूँ। ठीक है भैया, पुरुष हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, यह लड़कों में परिवर्तनों का कारक है। ठीक है, यानी कि जितने भी लड़कों के अंदर जितने परिवर्तन होते हैं वो होते हैं भैया टेस्टोस्टेरोन के वजह से। जितने भी ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं इसको हम, तो जितनी ग्रोथ हो रही है सब टेस्टोस्टेरोन की वजह से है। ठीक है, चेहरे पर बाल आना जो भी है सब कुछ इसी की वजह से हो रहा है। स्त्रियों के अंदर भी है। ठीक है, स्त्री हार्मोन का नाम है ईस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन बोलो, ईस्ट्रोजन बोलो, जो भी है। ठीक है, उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है। इससे स्तनों का विकास, दुग्ध स्रावी ग्रंथियां या दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब इन सबको जो कंट्रोल करा है, हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। ये स्रावित करती है। ठीक है, देखिए इन हार्मोन का उत्पादन कितना होना है, इन सब का नियंत्रण करती है हमारी पीयूष ग्रंथि। ठीक है, आगे देखिए, जनन कार्य प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका क्या होती है। देखिए हार्मोन की भूमिका ये है भैया, जिस जगह पर हार्मोन चाहिए, जिस जगह के विकास के लिए हार्मोन चाहिए वहां पर पहुंच जाएगा। देखिए क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि या हार्मोन रुधिर प्रवाह में, रुधिर प्रवाह क्या होता है बेटा? रुधिर होता है खून। ठीक है, ब्लड। ठीक है, ब्लड के अंदर जो ब्लड का पंप चल रहा है उसमें हार्मोन्स को डाल देंगे, स्रावित कर देंगी, जिससे वो शरीर के अलग अलग भाग के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, लक्ष्य स्थल तक पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए भैया हार्मोन चाहिए तो खून के अंदर डाल दिया, अब तो खून तो पूरे शरीर में घूमेगा ना। ठीक है, लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वृषण एवं अंडाशय, ये लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। हर ग्रंथि अलग अलग क्या करती है बेटे? हार्मोन निकालती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे भी कौन कौन सी ग्रंथि क्या क्या निकालती है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, लैंगिक जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है,
ये पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में रहते हैं हमेशा। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है बेटे, एक नहीं अनेक करती है, ठीक है। एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु निकाल रहा है, वृषण में शुक्राणु परिपक्वता होने को नियंत्रित करने लग जाता है, ठीक है। अब देखिए पूरे का पूरे डायग्राम देखिए। सबसे पहले क्या होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में, ये टेस्टोस्टेरोन पुरुष में, एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीप्त करता है, यानी कि उनको प्रेरित करता है भाई, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से कोई हार्मोन निकला, उसने बोला अंडाशय और शुक्राणु को भैया चलो अपने काम पे लग जाओ, तो वो काम पे लग गए, ठीक है। तो उनसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन वो होने लग गया, ठीक है। उसके बाद वो रुधिर प्रवाह यानी कि खून के अंदर स्रावित किया जाएगा उस हार्मोन को, ठीक है, और शरीर के पूरे सभी भागों तक उसको पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है। और यौवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तन हमको दिखने लग जाएंगे। ये सारा सारा सिस्टम किसका है, हार्मोनल चीज़ों का है। इस टाइम पर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। देखिए यौवनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ होता है और व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, ठीक है, यानी कि बच्चे पैदा करने के लायक हो जाता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं बेटे किशोरावस्था, पूरी की पूरी परिपक्वता आ जाना, ठीक है, यौवनारंभ आ जाना, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन तक चलता रहता है, कभी समाप्त होता है? अच्छा, इसके बारे में देखिए बेटे, ये क्या होता है, पुरुषों के अंदर अगर हम देखें जनन काल की अवधि की बात करें, पुरुषों में तो ये भैया चलती रहती है अनंत काल तक, लेकिन स्त्रियों में नहीं चलती है। देखिए क्या होता है, जब किशोरों के वृषण अंडाशय युग्मनज उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं, यानी कि शुक्राणु अंडाणु निकलने लग जाएंगे तब वो जनन के योग्य हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है, पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा कहीं अधिक अवधि तक ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है, स्त्रियों में नहीं चलती हैं। स्त्रियों में जननावस्था बेटे स्टार्टिंग होती है 10 से लेकर 12 साल की उम्र में, उनके नाड़ू निकलने शुरू होते हैं, ठीक है, और लास्ट वो चलता है 45 से लेकर 50 साल की उम्र तक, ठीक है। यौवनारंभ में अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है हर 28 दिन में, 28 से 30 दिन में, यानी कि एक महीने की एक साइकिल होती है पूरी, ठीक है। अंतराल पर किसी एक अंडाणु द्वारा निर्मोचन होता है, ठीक है, या तो लेफ्ट साइड वाला काम करे या राइट साइड वाला काम करे, ठीक है। इस टाइम पर क्या होता है बेटे, जब ये हो रहा होता है तो गर्भाशय की जो दीवार होती है वो मोटी होने लग जाती है, ठीक है, ब्लड से उसके पूरी चौड़ी हो जाती है वो, ठीक है, ताकि उस जब भी कोई अंडाणु आए तो वो उसका निषेचन कर पाए, उसको अपने पास रख पाए और युग्मनज को बना पाए, ठीक है, युग्मनज ग्रहण कर पाए, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, गर्भधारण होता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि अंडाणु का निषेचन नहीं हुआ, उसको कोई शुक्राणु नहीं मिला, निषेचन नहीं हुआ, तो क्या होगा, जो गर्भाशय की दीवार मोटी हुई थी ना, वो रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाएगी, यानी कि वो टूट कर गिरेगी, ठीक है। और इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, जिसको हम जानते हैं ऋतुस्राव के नाम से या रजोधर्म यानी कि पीरियड्स के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा 28 से 30 दिन में एक बार होता है, ठीक है। जब स्टार्टिंग होती है, जो पहला पीरियड्स होते हैं या पहला ऋतुस्राव होता है यौवनारंभ में, उसको बोलते हैं रजोदर्शन, और लास्ट वाले को हम बोलेंगे 45 से 50 की उम्र में रजो निवृत्ति। स्टार्टिंग वाले को रजो दर्शन और लास्ट वाले को रजो निवृत्ति बोला जाता है बेटे, ठीक है। आगे देखिए, ऋतुस्राव का चक्र नियंत्रण हार्मोन द्वारा ही होता है। ये भी कौन करवाता है बेटे, हार्मोन ही करवाता है, ठीक है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना या निषेचन ना होने पर टूट जाना, ये सब शामिल होता है। ये सारे का सारा काम हमारा हार्मोन ही करवाता है, ठीक है। संतति का लिंग निर्धारण, यानी कि जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की है, कैसे डिसाइड होगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पे सीधा इसको छोड़िए, यहाँ पे आ जाइए। देखिए क्या होता है बेटे, हमारे पास स्त्रियों के अंदर दो हार्मोन का जोड़ा होता है, ठीक है। देखिए एक्स और एक्स होता है लड़की के पास, एक्स और वाई होता है लड़के के पास, ठीक है। यानी कि क्या होता है, जब भी दोनों अगर एक्स और एक्स मिल जाएंगे तब बेटे सीधा सीधा बेटे हो जाएगी लड़की, ठीक है। लेकिन जब एक पुरुष का वाई और मादा का एक्स मिलता है तब क्या होता है बेटे, लड़का होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले, ठीक है। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। अच्छा, अभी हमने टेस्टोस्टेरोन के बारे में, एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटे, हम और भी जो ग्लैंड्स के बारे में मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि भैया और भी कुछ हार्मोन है जो शरीर में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, उनके बारे में अब जानेंगे। उनको कौन छोड़ता है उसके बारे में भी जानेंगे, कौन सी ग्लैंड से वो निकलते हैं, ठीक है। चलिए, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीप्त करते हैं, यानी कि प्रेरित करते हैं, ठीक है। ये हम देख चुके हैं कि भैया पीयूष ग्रंथि एक इकलौती ग्रंथि है जो सबको बोलते हैं कि भाई चलो अपने काम पे लग जाओ, तो सारी ग्रंथि हार्मोन्स को क्या करा, प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है बेटे, ठीक है। पीयूष ग्रंथि, वृषण, ठीक है, यानी कि आपके टेस्टिस, अंडाशय, इनके अतिरिक्त हमारे शरीर में बेटे थायराइड, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज और एड्रिनल, ये सारी ग्रंथियां भी होती हैं पीयूष ग्रंथि के अलावा। थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल, इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पीयूष ग्रंथि है, ठीक है, फिर ये थायराइड ग्रंथि गले के अंदर होती है, फिर यहाँ पे एड्रिनल ये हो गई, ठीक है, अग्नाशय वाली ये हो गई,
ठीक है। और ये हमारा स्त्रियों के अंदर अंडाशय वाला हो गया, और ये टेस्टिस यानी कि वृषण वाला पुरुषों के अंदर हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है बेटे कि भैया उसने देखा, बूझो पहले को याद है कि एक बार जब वह अपने डॉक्टर के बुआ के घर गए थे, तब उन्होंने काका नाम के एक लड़के को देखा जिसका गला फूला हुआ था, गला बहुत ज़्यादा फूला हुआ था। देखिए गले में कौन सी ग्लैंड है, यहाँ पर बेटे थायराइड ग्लैंड, यानी कि उसके थायराइड ग्लैंड में दिक्कत थी, उसको गोइटर नाम की बीमारी हो गई थी, जो कि थायराइड ग्रंथि का एक रोग होता है। थायराइड एक हार्मोन निकालता है, थायराइड के नाम पर ही उसका नाम है बेटे थायरॉक्सिन। क्या? थायरॉक्सिन। जब ये थायराइड जो होता है, थायराइड की जो ग्रंथि है, थायरॉक्सिन नहीं निकाल पाती, तभी क्या होता है, गोइटर हो जाता है, यानी कि गला फूलने की समस्या हो जाती है। ठीक है। अब एक फूफा जी हैं, ठीक है, वो उसके फूफा है, तो उनको भी मधुमेह यानी कि क्या है बेटे, शुगर है, मधुमेह यानी कि शुगर की बीमारी है। अब शुगर क्यों होता है? देखिए बेटे, चीनी खाने से, मीठा खाने से शुगर नहीं होता है। शुगर होता कब है, अब वो जान लीजिए। क्या होता है बेटे, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास जो होता है, वो एक हार्मोन निकालता है, उसका नाम है बेटे इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। ठीक है। जब हार्मोन इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर में कम हो जाएगा, तो शुगर की बीमारी तब होती है, वरना शुगर की बीमारी नहीं होती। चाहे आप जितना मीठा खाओ, ठीक है, उससे कोई शुगर की बीमारी नहीं होती। जिन लोगों का पैनक्रियाज कमजोर होता है, यानी कि पैनक्रियाज इंसुलिन को सही मात्रा में नहीं निकाल पा रहा होता है, उन्हीं लोगों को शुगर की बीमारी बेटे होती है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है। अब क्या होता है, तो हमें पता चल गया कि भाई अग्नाशय से इंसुलिन निकल रहा है। ठीक है। इसके अलावा एड्रिनल ग्रंथि क्या कर रही है, ये रुधिर नामक नमक की मात्रा को संतुलित करती है। ठीक है। इसके अलावा बेटे एड्रेनल एड्रिनल ग्रंथि एड्रीनेलिन ये निकालती है। ठीक है। ये क्रोध यानी कि गुस्सा, चिंता, उत्तेजना, इस अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन मान सकते हैं इसको हम। स्ट्रेस रिलीफ करता है या जो भी करता है वो काम करने लग जाता है। ठीक है। थायराइड हो गया, एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से आदेश के अनुसार जो पीयूष ग्रंथि बोल देगी वैसे काम करेंगे। ठीक है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए भी आवश्यक बेटे होते हैं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि ग्लैंड्स किस प्रकार से काम करती हैं। ठीक है। सभी ग्लैंड्स के याद रखने हैं कि भाई जो थायराइड है वो तुम्हारे क्या थायरॉक्सिन निकाल रहा है। ठीक है। तो सभी के नाम याद रखने की भैया कौन सी ग्लैंड क्या निकाल रही है। ठीक है। जो पुरुष युग में वो था वृषण थे, वो टेस्टोस्टेरोन निकाल रहे हैं। ठीक है। वो ये सब आपको याद रखना है बेटे। ठीक है। अब बात करते हैं बेटे कीट एवं मेंढक में भी जीवन चक्र का पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। अब ये हार्मोन केवल इंसानों में नहीं बल्कि बेटे जानवरों में भी उनकी वृद्धि करने के लिए काम आते हैं। तो मेंढक की बात करें, हमने कायंत्रण के बारे में पढ़ा कि भाई ये जो मेंढक स्टार्टिंग में पूरी तरीके से अपना रूप बदल लेता है, बच्चे में अंडा सा होता है, फिर बाद में धीरे धीरे पूंछ होती है, फिर पूंछ गायब होती है, फिर जब बाहर आता है तो भैया पूंछ गायब होकर एकदम बड़े बड़े पैर हो जाते हैं, कूदने लायक हो जाता है, अच्छा हो जाता है। ठीक है। पूरा रूप परिवर्तन हो जाता है, उसको कायंत्रण बोलते हैं। ठीक है। तो कीटों के अंदर, कि जानवरों के अंदर भी क्या बेटे हार्मोन्स होते हैं। ठीक है। मेंढक की अगर हम बात करें तो मेंढक में भी थायराइड होता है। ठीक है। और थायरॉक्सिन उसका नियमन करता है, थायरॉक्सिन निकालता है वो। अब थायरॉक्सिन जब निकलेगा, तो जब वो मेंढक बढ़ेगा बेटे, मेंढक को बढ़ने के लिए जल के अंदर, पानी के अंदर आयोडीन की मात्रा होना बहुत जरूरी है बेटे। यानी कि मेंढक तभी अंडे जो है तभी अच्छे से बढ़ पाएंगे जब उसके अंदर, जिस पानी के अंदर नमक होगा तब वहीं पर मेंढक बच्चे पैदा कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा भैया। जो टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं उनको आयोडीन चाहिए, नहीं तो टैडपोल वयस्क मेंढक में बदल ही नहीं सकता, यानी कि आयोडीन उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए, जननात्मक स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, देखिए क्या होता है, कायिक यानी कि शारीरिक और मानसिक, कायिक यानी कि शारीरिक हो गया और मानसिक विसंगति मुक्त होना ही व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। यानी कि स्वास्थ्य की परिभाषा आ गई, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, स्वास्थ्य क्या है। तो भैया स्वास्थ्य ये है कि भैया शारीरिक और मानसिक रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, वही स्वस्थ है। ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम स्वस्थ रखने के लिए, कि भैया संतुलित आहार बहुत जरूरी है बच्चों, संतुलित आहार बहुत जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए। ठीक है। व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता, सफाई का भी, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब किशोरों के अंदर तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि वृद्धि जो हो रही है ना वो सारी इसी एज में हो रही है, और इसी एज में अगर तुम गलत संगति में पड़ गए, गलत खान पान में पड़ गए, तो भैया हो गया तुम्हारी बॉडी का सत्यानाश। ठीक है। तो इसीलिए बेटे पोषण की आवश्यकता है पूरा करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। संतुलित आहार के बारे में बता ही चुका हूँ स्टार्टिंग में भी आपको कि भैया भोजन में प्रोटीन, कार्ब, वसा, विटामिन, खनिज सभी पर्याप्त मात्रा में आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा संतुलित आहार बोलते हैं। हमारा जो भारतीय खाना है जिसके अंदर रोटी, चावल, दाल, सब्जियां सब होती हैं, एक पहले से ही संतुलित आहार है। दूध भी अपने आप में संतुलित भोजन है। ठीक है। फल भी हमें पोषण देते हैं। और शिशुओं
के लिए तो बेटे माँ का दूध ही सबसे ज़्यादा पोषण वाला होता है। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं भैया, सब हम छठी क्लास में पढ़ चुके हैं, लोहे से आयरन मिलता है जिससे रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियाँ खानी चाहिए इस उम्र में। ठीक है, किशोरों के लिए अच्छे खाद्य पदार्थ होते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा बेटे हम देखें, जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। चिप्स, पैक किए हुए डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन खाना नहीं चाहिए इनको, क्योंकि इनमें पोषक मात्रा बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब छठी क्लास के सवाल है, ये सब आपको आना चाहिए बिल्कुल। ठीक है ना। आगे देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी कि पर्सनल लेवल पे भी आप स्वच्छता क्या किन किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे भैया। देखो ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा तो भैया नहाओ भैया, सर्दियों का टाइम चल रहा है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो एक एक हफ्ता संडे टू संडे जिनका चल रहा है नहाने का, तो भैया कृपया करके नहा लीजिए। तो एक बार तो स्नान करना ही करना चाहिए। ठीक है, और किशोरों के लिए तो ज़्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि श्वेत ग्रंथि इस टाइम पे ज़्यादा क्रियाशीलता के कारण शरीर से बदबू आती है भैया, गंद आने लग जाती है। ठीक है, तो शरीर के सभी भागों को स्नान करते रहना चाहिए, सभी प्रकार से धोना चाहिए। ठीक है, यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण हो जाएगा, बीमारी फैल सकती है भाई। ठीक है, लड़कियों को ऋतुस्राव यानी कि पीरियड के समय साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, उनको सैनिटरी पैड वगैरह, नैपकिन वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए, हर 4 से 5 घंटे में इनको बदलना चाहिए। ठीक है, अब व्यायाम बहुत जरूरी है भैया, एक्सरसाइज तो मस्ट है। इस उम्र में जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, हार्मोन का जो स्त्राव है वो अच्छे से होगा, रिलीज जो होंगे अच्छे हार्मोन जल्दी जल्दी रिलीज होंगे, तो आपकी वृद्धि अच्छी हो सकती है इस उम्र में। ठीक है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। टहलना, व्यायाम करना, बाहर खेलना, ये बहुत ही ज़्यादा बेटे ज़रूरी होता है। अब इस टाइम पर बेटे कुछ ना कुछ भ्रांतियाँ फैली होती हैं, क्या गलत अवधारणाएं फैली होती है। देखिए क्या क्या, जैसे कि ऋतुस्राव के समय कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो गर्भवती हो जाती है, ये सब गलत बातें हैं। ठीक है, संतान के लिए लिंग उसकी माँ उत्तरदायी है। अभी हमने पढ़ा था ना कि भैया माँ, लड़की के पास 2 हार्मोन होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और एक्स वाले। ठीक है, तो लड़की नहीं बल्कि बेटे पुरुष के पास एक्स और वाई होते हैं, ये पुरुष वाले होते हैं ना। तो पुरुष के हार्मोन पर डिपेंड करता है कि भैया लड़का हो गया लड़की होगी। ठीक है, पुरुष के क्रोमोसोम्स पर डिपेंड होता है वो। ठीक है, इसके अलावा थर्ड क्या भ्रांति फैली हुई है कि ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की को कोई रसोई का काम नहीं कर सकती। तो ये सारी की सारी क्या है बेटे, भ्रांतियां फैली हुई है, ये सब है। ठीक है, इसके अलावा बेटे अगला जो टॉपिक है वो है नशीली दवाइयों और ड्रग्स का निषेध करें। ठीक है भैया, इस टाइम पर क्या होता है, नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए अनटिल वो किसी डॉक्टर ने सजेस्ट किया हो। डॉक्टर वैसे तो ड्रग्स बोलेगा नहीं, वो दवाई के रूप में, मान ली किसी को कोई हार्मोन सही से स्रावित नहीं होता उसके लिए वो अलग बात है। ठीक है, और डॉक्टर जो दवाई देगा वो आपके अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग देगा। ठीक है, ड्रग्स का इस्तेमाल वैसे आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई बोले भी ना भाई ये बीड़ी पी लीव करने, तो नहीं, ये उम्र आपकी सबसे अच्छी उम्र होती है, इसको व्यर्थ ना करे बच्चों। ठीक है, तो ड्रग्स नशीले पदार्थ है जिनकी लत पड़ जाती है और आपका शरीर खराब हो जाएगा, बार बार लेने की इच्छा होगी, और ये हानिकारक होता है, स्वास्थ्य और खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देता है। ठीक है, इसके अलावा एड्स या HIV नामक विषाणु हो सकते हैं, क्योंकि एक ही सिरिंज से ड्रग्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा फैल सकता है ये। ठीक है, और पीड़ित रोगी जैसे माँ को है तो दूध पिलाने से बच्चे को भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब हो सकता है, लैंगिक संपर्क से भी बेटे स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब गर्भधारण की जो एज है, लड़कियों के लिए बेटे 18 है और लड़कों के लिए सरकार ने 21 साल तय कर दी हुई है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर माना जाता है कि भैया दोनों का शरीर जो है इन सब चीज़ों के लिए पूरी तरह से परिपक्व हो चुका होता है। ठीक है, यानी कि ये उम्र होती है पूरी की पूरी जिस टाइम पे बेबी पैदा हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ बेटे हमने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको ये प्रमुख शब्द जो है बेटे याद करके जाने हैं। ठीक है, इसके अंदर एड्स में पढ़ के देखिए, सबसे ज़्यादा तो बेटे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ के जाना कि कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालिए, हार्मोन वाला सिस्टम आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा बेटे हम बात करें पीयूष ग्रंथि, तो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सबसे, क्योंकि सबको आदेश यही देती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें गुणसूत्र वाला, ये XY वाला, ये याद करके जाइएगा। टेस्टोस्टेरोन पूछा जाता है कि भैया पुरुष हार्मोन मादा हार्मोन का नाम बताएं। ठीक है, तो ये आपका 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गया। ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये पूरे चैप्टर की समरी होती है, इसको देख लिया करें। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमें बताएं कि अगली वीडियो कौन से चैप्टर की डालनी चाहिए।